रात के अंधेरे में पुस्तकालय ठंडा और शांत था। विद्यार्थी परिषद कार्यालय में लिलित के साथ उसकी बातचीत को 2 दिन हो चुके थे और डैमन को अपनी चिड़चिड़ाहट बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, शरीर में तनाव बढ़ता हुआ महसूस किया। एक तेज सांस छोड़ते हुए उसने अपनी उंगलियों को दीवार पर पटक दिया। सतह पर एक हल्की सी दरार फैल गई। उसने हल्के दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी हताशा बाकी सब कुछ दबा रही थी। मैं इसे इतना परेशान क्यों होने दे रहा हूँ? ये सिल्विया थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। पहले तो वो एकदम गुमसुम सी रहती थी। फिर उसने लोगों से पूरी तरह दूरी बना ली। वो लगातार सोचती रहती, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलती, और जब बोलती भी तो या तो रूखा व्यवहार करती या फिर पूरी तरह से टाल देती। वो किसी के साथ रहने से बचती, अकेले बैठना पसंद करती। वह उसे स्वयं की याद दिलाने लगी थी, और यह कष्टप्रद था। क्या मैं लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ? उसे इसका एहसास भी नहीं था, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह कितना असहनीय था जब तक लियोना ने उसे इस ओर इशारा नहीं किया। आखिरकार वह उसे किसी से भी बेहतर जानती थी। वही तो थी जिसने उसकी दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता बनाया था, वही थी जिसने उसे खुद को दूर धकेलने नहीं दिया था। डैमन ने इसे ठीक करने की कोशिश की थी। उसने सचमुच कोशिश की थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसने सिल्विया को कैसे चोट पहुंचाई थी। इवांगेलिन ने तो बहुत पहले ही उससे इस बारे में बात करना छोड़ दिया था। वह अब सिल्विया का जिक्र भी मुश्किल से करती थी, मानो उसने मान लिया हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिल्विया भी इवांगेलिन से बात नहीं करती थी। वह मुश्किल से ही किसी का नाम लेती थी। वह अकेले बैठकर पढ़ती रहती थी, तब भी जब उसके दोस्त आसपास होते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि वह मेरी तरह बन रही है। डैमन ने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। वह मंद रोशनी वाले हॉल में आगे बढ़ा, उसके कदमों से जरा भी आहट नहीं हो रही थी। वह सिल्विया को ढूंढ रहा था। वह पहले उसके कमरे में गया था, कुछ नहीं। वह वहां नहीं थी। उसका कोई नामो निशान नहीं, बस किताबों के ढेर, करीने से सजाए हुए, मानो उसने उन्हें जानबूझकर पीछे छोड़ दिया हो। हाल ही में उसे रात में चुपके से सिल्विया के कमरे में घुसने की बुरी आदत पड़ गई थी। सिल्विया उसकी मौजूदगी पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देती थी, कभी ऊपर नहीं देखती थी, कभी उसे पहचानती भी नहीं थी। वह बस वहीं बैठकर पढ़ती रहती। पहले तो उसने बात करने की कोशिश की, उसे खुलकर बात करने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने कभी जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने भी बात करना बंद कर दिया, और वे बस वहीं चुपचाप बैठकर साथ साथ पढ़ते रहे। आज रात जब वह उसके कमरे में गया तो वह जा चुकी थी। यही कारण था कि वह बिना किसी को पता चले छात्रावास से बाहर निकल गया था। उसे यकीन था कि वह यहाँ होगी। पब फ्यूचर एड्स। एकमात्र समस्या ये थी कि पुस्तकालय बहुत बड़ा था। वह आमतौर पर बाहरी हिस्सों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने किताबों को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर चीज़ पढ़ने का जुनून सवार हो गया हो। डैमन ने सांस छोड़ी और आंखें बंद कर लीं और अपनी परछाई की अनुभूति को पुस्तकालय में फैला दिया। अंधेरा गलियारों में रेंगता हुआ, जहां तक अवरोध पहुंच सकते थे, फैल गया। कुछ क्षेत्र जादू से सुरक्षित थे, जिससे उसकी परछाइयां वहां तक नहीं पहुंच पाती थीं। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई संचलन नहीं, कोई जीवित छाया नहीं। उसने आह भरते हुए अपनी परछाई की ओर देखा। जाओ उसे ढूंढो, अगर वह तुम्हें दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। उसकी परछाई ने उसे एक तीखी, सैन्य शैली की सलामी दी और फिर गायब हो गई, तथा पुस्तकालय की मंद जादुई लालटेनों की हल्की चमक में विलीन हो गई। आज का दिन अजीब था। पुस्तकालय शांत था, बहुत शांत। अब तक तो उसे अलग अलग इलाकों में कम से कम 1-2 लोगों का एहसास हो जाना चाहिए था, कर्फ्यू लगा होने के बावजूद। लेकिन आज रात वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। इस एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। उसे उस समय की याद आ गई जब लिलिथ अपने शून्य जादू का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को अलग थलग कर देती थी और दुनिया गायब हो जाती थी। डैमन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया, अपने ऊपर रेंगती बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी त्वचा में झुनझुनी सी हुई, उसकी हड्डियों में गहरी बेचैनी छा गई। उसकी परछाई तेज रफ्तार से हॉल में रेंग रही थी, अलमारियों के बीच से गुजर रही थी, और उसकी परछाई उसे हर उस कोने का दृश्य दिखा रही थी जिससे वह गुजर रही थी। वह विपरीत दिशा में चला गया। वह सिल्विया का नाम पुकार सकता था, लेकिन अकादमी के नए कर्फ्यू के कारण ये लापरवाही होती। अगर किसी गश्ती प्रोफेसर ने उसे इस समय चुपके से घूमते हुए पकड़ लिया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यहाँ आते जाते हुए वह प्रोफेसर केल से लगभग टकरा ही गया था।
अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो ये बहुत कष्टदायक होता। वह सावधानी से आगे बढ़े और जहां तक संभव हो छाया में रहे। फिर वह रुक गया। एक हल्की सी आवाज उसकी परछाई की अनुभूति में गूंजती हुई पुस्तकालय के दूर किनारे से उस तक पहुंच रही थी। डेमन तेजी से मुड़ा, अपनी परछाई को एक तरफ कर लिया और अलमारियों के बीच एक कोने में गायब होते सफ़ेद बालों की एक झलक देखी। सिल्विया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे की ओर दौड़ा और मेजों और डेस्कों को पार करते हुए पुस्तकालय के खुले स्थान को पार कर गया। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे अपनी परछाई को आगे भेजने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अंतिम क्षण में उसने स्वयं को रोक लिया। वह सिल्विया को अपनी परछाई को अपने आप चलते हुए नहीं देखने दे सकता था। दांत पीसते हुए उसने उसे वापस बुलाया। उसकी परछाई गलियारों से फिसलती हुई उसके पास पहुंची और फिर से उससे चिपक गई, ठीक उसी समय जब वह उन अलमारियों के पास पहुंचा जहां सिल्विया गायब हो गई थी। उसने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी, अपनी समझ को पूरी तरह से फैला दिया और उसके बारे में कोई भी निशान ढूंढने लगा। कुछ नहीं। पुस्तकालय का भयानक सन्नाटा उस पर हावी हो गया। उसे यकीन था कि उसने उसे देखा था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, उसने अपनी परिधीय दृष्टि में सफ़ेद रंग की एक और झिलमिलाहट देखी। उसने अपना सिर उसकी ओर झटक दिया। सिल्विया, रुको! वह तेजी से मुड़ा और उसके पीछे भागा। चमक! अचानक एक चमकदार सफ़ेद रोशनी ने पूरे पुस्तकालय को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी दृष्टि चमक से फूट पड़ी, हर छाया को मिटाते हुए, उसकी छाया को मिटाते हुए। डेमन को यह समझने का समय ही नहीं मिला कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि उसके पेट में एक भयंकर गर्मी फैल गई। तब उसके शरीर से तरल पदार्थ के रिसने की स्पष्ट अनुभूति। खून! अपने ही! इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कोई सख्त चीज उसके सिर से टकराए। उसकी गर्दन पीछे की ओर झटका खा गई, उसका संतुलन बिगड़ गया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके नीचे खून जमा हो गया। उसकी चेतना लुप्त हो गई। जैसे जैसे दमघोंटू सफ़ेद रोशनी बढ़ती गई, एक आकृति बनी रही। एक सफ़ेद आकृति, एक चमकदार सफ़ेद गोला पकड़े हुए जो लालच से जमीन से रिश्ते खून को सोख रहा था। फिर जैसे ही वह प्रकट हुआ था, वैसे ही प्रकाश गायब हो गया। इसके साथ आंकड़ा ले जा रहा है। डेमन लाल रंग के तालाब में निश्चल पड़ा था, उसका शरीर शिथिल था, सांस उथली थी। पुस्तकालय में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। तब उसकी परछाई हिल गई। वह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, बेचैनी से घूम रहा था, मानो संकट में हो। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह मदद की तलाश में अंधेरे हॉल से तेजी से भागता हुआ भागा। आलीशान साज सज्जा से भरे एक बड़े कमरे में खिड़कियां पूरी तरह खुली हुई थीं, जिससे जुड़वां चांद की हल्की चमक अंदर आ रही थी। उनकी हल्की रोशनी छात्रावास में लंबी परछाइयां डाल रही थी, जो लंबे लहराते लाल बालों वाली एक युवती की आकृति को रोशन कर रही थी। वह आगे पीछे घूम रही थी, उसकी पन्ने हरे रंग की आंखें बेचैनी से भरी थीं, उसकी उंगलियां अनजाने में बेचैन हो रही थीं। एथर अकादमी की आधिकारिक वर्दी पहने हुए उन्होंने अपनी छाती पर कई ब्रोच लगाए हुए थे, जो छात्र परिषद अध्यक्ष के रूप में उनकी उच्च स्थिति के प्रतीक थे। लिलित बेचैनी से आगे बढ़ रही थी, उसकी निगाहें हर कुछ सेकंड में दरवाजे की ओर घूम रही थीं, मानो उसे उम्मीद हो कि किसी भी क्षण कोई अंदर आ जाएगा। लेकिन रात खामोश रही, जब तक एक छाया खुली खिड़की से अंदर आए। उसने एक युवक का रूप धारण कर लिया, हालांकि वह स्पष्ट रूप से परेशान दिख रहा था। जिस तरह से वह मुड़ा और ऐंठ रहा था, उससे उसकी नसें बेचैन हो गईं। ये देखकर लिलित दांत पीसने लगी। उसने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल भी स्त्री सदृश नहीं था, वह खिड़की से कूद गई। जमीन 3 मंजिल नीचे थी, लेकिन उसे छूने से पहले ही जादुई ऊर्जा का एक भंवर उसके पैरों के नीचे घूम गया। अंतरिक्ष मुड़ गया, उसे एक पल में निगल गया, और जब वह दोबारा आई तो वह अकादमी के मैदान में दौड़ रही थी। परछाई उसके पीछे पीछे आए, बेचैनी से उसके चारों ओर घूमती रही और फिर उसके शरीर से चिपक गई। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। एक कदम आगे बढ़ाते ही अंतरिक्ष मुड़ गया। उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई, उसकी मानसिक शक्ति खतरनाक गति से खत्म हो गई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसके पास परवाह करने का कोई समय नहीं था। जब विकृति दूर हुई तो वह पुस्तकालय के भव्य दरवाजे के सामने खड़ी थी। बिना एक क्षण भी गंवाए वह अंदर चली गई। उसके पैरों के पास की परछाई अलग हो गई और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वह दौड़ी, और तब वह जम गई। उसकी सांस अटक गई। वहां अपने ही खून से लथपथ काले बालों वाला एक युवक पड़ा था। उसकी अकादमी की वर्दी लाल रंग में भीगी हुई थी और उसका शरीर अजीब तरह से निश्चल था। लिलित का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर कमजोर पड़ गए। उसके दिल में एक अजीब सी मरोड़ दौड़ गई। नहीं, वह आगे बढ़ी और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। डेमन, डेमन, उठो! पब फ्यूचर एड्स।
उसने अपना सिर उसकी छाती से सटा दिया, उसकी नब्ज सुनने के लिए बेताब। प्रहार प्रहार। वह वहां था, कमजोर लेकिन स्थिर। उसके हाथ किसी औषधि को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। उसने कांपती उंगलियों से अपनी वर्दी से एक शीशी निकाली, लेकिन घबराहट में गलती से वह शीशी कुचल गई। झिलमिलाता तरल उसके होठों पर फैल गया। अपनी वर्दी पर लगे खून को नजरअंदाज करते हुए उसने उसका सिर अपनी गोद में उठा लिया और सांस रोककर देखती रही कि उसके घाव भरने लगे हैं। तब वह हौंफने लगा, उसका शरीर झटके से सीधा खड़ा हो गया। लिलिथ ने राहत की सांस ली, और इससे पहले कि वह खुद को रोक पाती, उसने उसे गले लगा लिया। आहा, बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे कुचल रहे हो। वह तुरंत पीछे हट गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसकी अभिव्यक्ति क्रोध में बदल गई। तुम मूर्ख हो, तुम कृतघ्न, पागल कमीने। डैमन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिलिथ एस्ट्रानोवा इस तरह अपना संयम खो देगी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। हे, तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए। वह सख्त हो गई, उसकी उंगलियां फड़कने लगीं, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पास से मत हटना? उसने ठंडे स्वर में कहा। डैमन ने अपने शरीर को तान दिया, उसे अपने बगल में एक चुभन और सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। उसकी नज़र नीचे की ओर गई। जैसा हमने सोचा था, उन्होंने मेरा खून ले लिया। लिलिथ ने अपने होंठ काट लिए। उसकी पन्ने जैसी आंखें सिकुड़ गईं। वह बहुत शांत था। आपकी योजना काम कर गई, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया। फिर उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए। लेकिन ये बहुत लापरवाही थी। लिलिथ खून के तालाब को घूर रही थी, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। मैंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हें निशाना बनाएंगे, वह बुदबुदाए। और फिर भी तुम ऐसा होने देने पर अड़े रहे। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि तुम खुद मरवा लोगे। डैमन मुस्कुराया। मैंने नहीं किया, उसने सहजता से कहा, हालांकि उसका पीला चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था। मुझे लगता है कि वह सिल्विया नहीं थी। मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। उसने अपना सिर हिलाने से पहले खून से सने फर्श पर नजर डाली। लेकिन सब कुछ ठीक रहा। बेहतर होता अगर वे मुझे ले जाते। इस तरह हम मेरे स्थान का पता लगाने के लिए उस जादुई कलाकृति का इस्तेमाल कर सकते थे जिसे मैंने निगल लिया था। लिलिथ ने अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए एक लंबी आह भरी। तुम सच में मेरी बात नहीं सुनते, वह बुदबुदाए। मैंने तुम्हें कैसे यकीन दिलाया कि यह एक मुमकिन योजना है? डैमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी गहरी आंखों में कोई हास्य नहीं था। ये काम कर गया, उन्होंने सरलता से कहा। मैंने चारा का काम किया और उन्होंने काट लिया। उसकी उंगलियां उसकी वर्दी पर लगे सूखे खून पर घूम रही थीं, तथा लगभग घातक मुठभेड़ के बावजूद उसकी आवाज़ शांत थी। मैंने औषधि पी ली है, इसलिए अब यह मेरे खून में होनी चाहिए। अगली बार जब वे बुलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें यकीन होगा कि यह काम करेगा। लेकिन उनका उद्देश्य पूरा होने के बजाय आत्मा एक छोटा सा उत्पात मचा देगी। वह धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कुर्सी पर पीछे झुक गया। और जब अकादमी को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जाएगा तो हम अराजकता का उपयोग आत्मा के टुकड़े को जब्त करने के लिए करेंगे। अपनी कमजोर हालत के बावजूद उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। यह एक अचूक योजना है। लिलिथ ने अपनी बाहें क्रॉस करके अपने लाल बालों को पीछे धकेला। यह एक लापरवाही भरी योजना है, उसने सुधारा। हो सकता है कि यह औषधि काम भी न करे, ये तो प्रयोग है। डैमन ने बैठते हुए अपनी कनपटियां मसलते हुए सिर हिलाया। उसका सिर धड़क रहा था और उसके अंग अभी भी सुस्त लग रहे थे। बोलने से पहले उसने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर खास किस्से खोजें। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको एक और औषधि की आवश्यकता है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, ये पैसे की बर्बादी है। उसके मुंह से एक और गहरी आह निकली। जो भी थे, उन्हें मेरी परछाई की समझ के बारे में पता था। उन्हें ये भी पता था कि इससे कैसे बचा जाए। उन्होंने प्रकाश का, या यूं कहें कि किसी कलाकृति का उपयोग करके मेरी परछाई समेत सभी परछाइयों को दूर भगा दिया। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। इसका मतलब है कि उन्हें मेरी क्षमताओं का पता था। लिलिथ ने भौहें सिकोड़ते हुए अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रख लिया। सिल्विया मूनवील इतनी ताकतवर नहीं है कि तुम्हें इस तरह से पटक सके, उसने कहा। हम पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि वह एक प्रोफेसर था, कोई तृतीय श्रेणी या उससे ऊपर का कोई उन्नत स्तर का व्यक्ति। डैमन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में एक काली हत्या की मंशा झलक रही थी। अगर मैं उन्हें पा गया, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई, मैं उन्हें मार डालूंगा। लिलिथ की नज़रें उसकी नज़रों से मिलीं, उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर अस्पष्ट थी। तुम्हारा मतलब है कि मैं उन्हें मार डालूंगा? डैमन हंसा। ठीक है, वह अभी प्रथम श्रेणी की उन्नति पर भी नहीं पहुंचा था।
उसका प्रतिद्वंद्वी शायद कहीं ज्यादा ताकतवर था, वह अभी भी कमजोर था, और यही कारण था कि वह ऐसे जोखिम उठा रहा था। लेकिन ये ठीक था, क्योंकि उसके पास एक हथियार था, लिलिथ एस्ट्रानोवा नामक एक शक्तिशाली ब्लेड, और वह उसकी शक्ति का लाभ उठाकर जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ने वाला था। वह थोड़ा खींचकर खड़ा हो गया। तुम्हारी शक्ति मेरे नियंत्रण में है, उसने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा। तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। लिलिथ ने सिर हिलाया, उसकी पन्ने जैसी आंखें चमक रही थीं। और मेरे पास तुम्हारा है। डेमन धूप में टहल रहा था, उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही थी। चाकू लगने के बावजूद उसने सिल्विया की तलाश जारी रखी थी। उसने कॉवी क्रॉफ्ट को उसकी तलाश में भेजा था, जबकि वह लिलिथ के साथ रहकर उस काली आत्मा के आह्वान के संभावित परिणामों की योजना बना रहा था। अकादमी का मैदान छात्रों से भरा हुआ था जब वह मुख्य भवन की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे कक्षा के लिए स्पष्ट रूप से देर हो चुकी थी। उसने 2 और उपचार औषधियां ली थीं, लेकिन उपचार औषधियां खोया हुआ रक्त वापस नहीं ला सकती। ठीक करने वाली औषधियां इसी काम के लिए होती हैं। उसका शरीर अभी भी सुस्त लग रहा था, लेकिन वह अपने अंगों में हो रहे हल्के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहा। कक्षा में पहुंचकर वह ठीक उसी समय अंदर चला गया जब प्रोफेसर बाहर निकलने वाले थे। उसकी निगाहें कमरे में घूमकर इवेंजेलिन पर टिक गईं, जो लियोना और ज़ैंडर के साथ बैठी थी। उसके सुनहरे बाल पोनीटेल में बंधे थे और हमेशा की तरह वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि कोई साया उसके ऊपर मंडरा रहा है, उसने अपना सिर उठाया। उसकी धूप से नहाई सुनहरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। तुम क्या चाहते हो, डेमन? उसने चिढ़ से भरी आवाज में पूछा। उसके अंदर झुंझलाहट की एक लहर दौड़ गई। वह और इवांगेलिन इतनी झगड़ते थे कि प्रोफेसर एमराल्डा मजाक में कहने लगी थी कि वे दोनों भाई बहन जैसे हैं। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है, इवांगेलिन। सिल्विया कहाँ है? उसने हल्की सी जलन में अपने होंठ मरोड़ लिए। मुझे नहीं पता। जाओ, किसी लेगून में कूद जाओ। उसने व्यंग्य किया। अगर वह उम्मीद कर रही थी कि वह उस लेगून में डूब जाएगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। उसके पास जल उत्सव का हुनर था, वह चाहकर भी नहीं डूब सकता था। मुझे आपको निराश करना पड़ेगा, उसने रूखे स्वर में कहा। निमंत्रण का इंतजार करने के बजाय वह वहां गया जहां वह बैठी थी, अपनी कमर से उसे अंदर धकेला और उसके पास बैठ गया। क्या क्या बकवास था ये सब? वह गुस्से से लाल आंखों से बोली। डेमन ने अपना सिर हिलाया। मेरे कुछ सवाल हैं, उसने उपहास किया। मेरे पास जवाब नहीं है। डेमन जवाब देने ही वाला था कि लियोना हंस पड़ी। तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, उसने मजाक करते हुए कहा। किसी बूढ़े शादीशुदा जोड़े की तरह। ज़ैंडर ने भौहें चढ़ाईं। डेमन ने लियोना को भावशून्य दृष्टि से देखा। चुप रहो, लियोना। तुम कभी यह क्यों नहीं चाहती कि मुझे अच्छी चीजें मिलें? लियोना सिर्फ मुस्कुराई, जबकि इवांगेलिन पूरी तरह से घबराई हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से भड़क उठीं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? डेमन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। वह इसके लिए बहुत थका हुआ था। उसने शांति से उसकी तरफ देखा। इवांगेलिन, सामान्यतः मैं कहता कि मैं तुम्हें जीवनसाथी के रूप में पाकर कभी नहीं मरना चाहता, लेकिन मैं स्वयं को एक व्यक्ति के रूप में पुनः निर्मित करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं एक सज्जन व्यक्ति बनूंगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। इवेंजेलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप असफल हो रहे हैं। और फिर भी आपने ये कहा। फफ, हा। लियोना अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसने यह बात मीलों दूर से ही भांप ली थी। डेमन और इवेंजेलिन दोनों ने उसकी ओर घूर कर देखा, जबकि ज़ैंडर ने आह भरी। अपनी चिड़चिड़ाहट को दूर करते हुए डेमन वापस इवांगेलिन की ओर मुड़ा। देखिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, आप सिल्विया मूनवेल के बारे में कितना जानते हैं? इवेंजेलिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। तुम क्या कर रहे हो? डेमन ने आह भरी। उसने गलतफहमी जताई थी। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो बस उसके बारे में जानने को उत्सुक था, बस। इवेंजेलिन की तीखी निगाहें स्पष्ट तिरस्कार के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थीं। यदि आप उसके अतीत के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वयं उससे पूछिए। उसने मेज पर जोर से पटक दिया और उठ खड़ी हुई। डेमन ने अपना जबड़ा भींच लिया, उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि वह वहां से जा पाती, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वापस उसकी सीट पर खींच लिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। मुझे जाने दो, डेमन। वह झल्लाए। उसने अपने दांत पीस लिए। शांत हो जाओ, यह महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता था कि क्या सिल्विया को शराब से लगाव है।
इवेंजेलिन रुक गई, उसकी सुनहरी, सूर्य चिन्हित आंखों में संदेह झलक रहा था जब वे उसकी आंखों से मिली, जो रात की तरह काली थीं। तुम वह क्यों जानना चाहते हो? उसने बगल की ओर देखा, उसका जबड़ा कस गया। यह महत्वपूर्ण है। उसने गहरी सांस ली, उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। आप मुझे नहीं बताएंगे, और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में गहरी निजी जानकारी बिना किसी कारण के उस व्यक्ति को बताऊं जिसने उसे चोट पहुंचाई है। डैमन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसके पास इसके लिए समय नहीं था, उसे यह जानना जरूरी था। देखो, मैं वादा करता हूं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। बस मुझे बताओ। इवांगेलिन ने उपहास किया, उसकी निगाहें उसे ब्लेड की तरह काट रही थीं। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपको उसकी पीठ में छुरा घोंपने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। शायद आपको एक बार यह सोचना चाहिए कि आप किसी अंधकार में कल्पना के दुखद नायक नहीं हैं। उसकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था। तुम तो बस एक असभ्य, घृणित मूर्ख हो, एक पाखंडी और झूठे हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। मेरा मतलब है, हम तो बस आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। डैमन चुप रहा, उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। लियोना हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उसके हाव भाव देखकर वह समझ गई कि आगे जो भी होने वाला है वह अच्छा नहीं होगा। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन ज़ैंडर ने पहले बात की। इवांगेलिन, शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना काम देखो। डैमन ने ठंडी, दूर की हंसी उड़ाई। असभ्य, घिनौना। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी थी। हाँ, तुमने मुझे पूरी तरह समझ लिया है। हे, एक दुखद नायक। उसकी नज़रें धुंधली पड़ गईं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? उसने तो उसके आधे भी नहीं झेले थे। मैं पाखंडी हूँ। हाँ, शायद हूँ, लेकिन जानती हो इवांगेलिन। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। किसी को जानने के लिए एक होना जरूरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। तुम में से किसी को भी नहीं थी। तब तक नहीं जब तक तुम्हें लगा कि मैं मजबूत हूँ। तब तक नहीं जब तक तुम मुझसे हार नहीं गए। और फिर अचानक तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस आए, तब भी जब मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं वहां किसी को नहीं चाहती। जाहिर है इसलिए नहीं कि मैं सबसे खुशमिजाज इंसान हूं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारे लिए सुविधाजनक है। इवांगेलिन सख्त हो गई, उसकी सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं। डैमन हंसा, ठंडा, हास्यहीन। हे, तुम हमेशा न्याय की बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करती हो, लेकिन तुम बस बातें ही करती हो। तुम कमज़ोर हो। कमज़ोर इंसान न्याय मांगता है, और मजबूत इंसान उसे बनाता है। उसकी आवाज़ बेहद तीखी थी। बताओ इवांगेलिन, तुमने कभी किसकी मदद की है? मौन। उसकी नज़र पूरी कक्षा पर पड़ी। तुम कितने भूखे आम लोगों के पास से गुजरे हो, कितने मरते हुए लोगों को नज़रअंदाज किया है। उसने अपनी बात हवा में ही रहने दी और फिर एक व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात खत्म की। मुझे यकीन है जवाब शून्य ही होगा। तुम न्याय नहीं चाहते। आखिरकार तुम तो शीर्ष 1% में हो इस व्यवस्था की उपज। इवेंजेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। लियोना घबरा गई और बीच में आने को तैयार हो गई, लेकिन ज़ैंडर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं एक दुखद नायक हूँ। डैमन की आवाज़ में शांत क्रोध था। क्योंकि मैं उस शीर्ष 1% में शामिल नहीं हूँ। मेरे मुंह में सोने का चम्मच नहीं है। मुझे निष्पक्ष खेलने का सुख नहीं है। मुझे जिंदा रहने के लिए गंदा खेलना ही पड़ता है। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। अविचल, तो मुझे बिल्कुल काला रंग देने की हिम्मत मत करना, जबकि तुम खुद इतने गोरे नहीं हो। इवेंजेलिन के हाथ कांपने लगे, उसकी पूरी दुनिया उसके शब्दों से हिलने लगी। डैमन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके कंधे पर अपना दृढ़ हाथ रख दिया। अब मुझे बताओ कि क्या उसका किसी आत्मा से संबंध है या? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लियोना के कान खड़े हो गए। उसका रोए खड़े हो गए। तब गड़गड़ाहट, अकादमी में एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंज उठा। जमीन हिल गई, दीवारें कराह उठीं। डैमन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि भूकंप के झटकों ने उसे इवेंजेलिन से टकराने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद को ऊपर धकेला, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। दूर एक विशाल आभा फैल रही थी, अंधकार में, दुष्ट, अंतहीन। उसका खून ठंडा हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए। ये शुरू हो गया है। उसकी आंखें तेज हो गईं। मेरे पास अब सिल्विया को ढूंढने का समय नहीं है। जमीन भयानक झटकों से कांप उठी। एक विशाल जादुई ऊर्जा अकादमी के प्रांगण में फैल गई। आकाशीय हवाएं गरज रही थीं। ऊर्जा एक ही दिशा में एकत्रित होकर एक जलती हुई वस्तु में सिमट रही थी, या कम से कम डैमन को तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन यह आग अलग थी। ये लाल या नारंगी नहीं थी।
बल्कि ये भूतियाँ ऐंठती हुई परछाइयों से बनी थी, जो एक भयानक बैंगनी चमक के साथ टिमटिमा रही थीं। लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थीं, मानो तड़प रही हों। उनका रूप अंदर की ओर हिल रहा था और सिकुड़ रहा था, फिर हिंसक रूप से बाहर की ओर फैल रहा था। फिर एक खगोलीय विस्फोट की तरह उसका शरीर बिखर गया, जलते हुए अंधेरे के उल्कापिंडों में बिखर गया जो धरती पर बरस पड़े। हर टुकड़े में एक भयानक आभा थी, और जैसे ही वे जमीन से टकराए, वे रूपांतरित हो गए। कुछ ने काली लपटों में लिपटे हुए राक्षसी जानवरों का रूप ले लिया, तो कुछ ने धधकती आंखों वाली मानव आकृतियां बना लीं। वे जितने बड़े होते गए, उनकी उपस्थिति उतनी ही भयावह होती गई। उन सब के बीच में सबसे बड़ा खड़ा था, जो चतुर्थ श्रेणी की उन्नति के बराबर शक्ति बिखेर रहा था। डेमन ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसने पहले सिर्फ एक बार ऐसा ही कुछ महसूस किया था, जब वह माराबेल डेफोंटे के सामने खड़ा था। जमीन से खुद को धकेलते हुए उसे एहसास हुआ कि वह इवांगेलिन के ऊपर गिर गया है। उसने बमुश्किल उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसकी छाती से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शर्मिंदगी का कोई समय नहीं था, लगता था कि उसे भी कुछ पता नहीं था। उसकी सुनहरी आंखें सामने हो रहे दुष्स्वप्न पर टिकी थीं। अन्य छात्र स्तब्ध रह गए, उनमें भय व्याप्त हो गया। वह क्या है? क्या हम पर हमला हो रहा है? क्या वह छाया है? ये राक्षस ही होंगे। राक्षस अकादमी पर हमला कर रहे हैं। छोटे नीले बालों वाली एक परी लड़की ने डरावनी आवाज में उस प्राणी की ओर इशारा किया। मैं ये अंधेरी आत्मा है, राशि इग्नाथ। नाम सुनते ही दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। राशि इग्नाथ, वह आत्मा जिसने अतीत में राजधानी को लगभग नष्ट कर दिया था। छात्रों पर निराशा की लहर छा गई, उनका डर साफ दिखाई दे रहा था। हम सब मरने वाले हैं। प्रोफेसर इसे रोकेंगे, उन्हें ऐसा करना ही होगा। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नहीं, प्रोफेसरों के कारण यह आत्मा यहाँ नहीं थी। औषधि ने काम कर दिया था। ऋषि इग्नाथ को बुलाया गया था, लेकिन एक अजेय सेना के बजाय उसे छोटे छोटे, ज्यादा आसानी से संभाले जा सकने वाले टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। यही योजना उसने लिलिथ एस्ट्रानोवा के साथ मिलकर बनाई थी। अकादमी इन बिखरे हुए टुकड़ों को संभाल सकती थी, खासकर कुलीन परिवारों की सैन्य शक्ति की मौजूदगी में। औषधि के दूसरे प्रभाव से यह सुनिश्चित हो गया कि आत्मा 24 घंटों के भीतर निर्वासित हो जाएगी। समय के साथ वह कमज़ोर होती जाएगी, जितना ज़्यादा लड़ती उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी और दोबारा पैदा होने में असमर्थ हो जाएगी। डेमन ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसकी बेरहमी की कला ने उसकी एकाग्रता को और तेज कर दिया। उसने अपने कपड़ों में एक छोटा, कांच जैसा खंजर छिपा हुआ महसूस किया। अब उसे केवल मेजबान पोत को ढूंढना था, आत्मा का एक टुकड़ा काटना था। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। अब उसके पास सिल्विया को ढूंढने का समय नहीं था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि इस अफरा तफरी में वह सुरक्षित होगी। वह एड़ियां घुमाकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाता, एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। इंतजार, पब फ्यूचर एड्स। वह रुका और इवांगेलिन की तरफ देखा। वह उसे पकड़े हुए थी, उसका चेहरा चिंता से तनावग्रस्त था। आप कहाँ जा रहे हैं? उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसके पास इसके लिए समय नहीं था। उसकी योजना पहले से ही चल रही थी। डार्क स्पिरिट की आत्मा का टुकड़ा उसकी पहुंच में था। छोड़ दो, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, उसने उसे झटकते हुए साफ कहा। लेकिन उसने उसे फिर से पकड़ लिया, इस बार और भी अधिक बेताबी से। रुको, कृपया, ये सिल्विया के बारे में है। डेमन ठिठक गया। वह मुड़ा, उसका चेहरा गहरा हो गया। यह अच्छा ही होगा। इवेंजेलिन ने अपने होंठ काटे, सिर हिलाने से पहले हिचकिचाई। तुम मेरे बारे में सही थे, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आपने पूछा था कि क्या सिल्विया का किसी आत्मा से कोई संबंध है। मैं उसकी अनुमति के बिना उसके राज नहीं बता सकता, लेकिन अब ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे उसकी चिंता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, होंठ पीले पड़ गए थे। हमें सिल्विया को ढूंढना होगा। डेमन का जबड़ा कस गया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था? लियोना के कान फड़कने लगे। हमें जाना होगा, ये बहुत बुरा है। अगर हम कहीं भी पास रहे तो पक्का मर जाएंगे। जेंडर, जो दूर से अराजकता देख रहा था, ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष अध्याय पढ़ें। उनके आसपास के छात्रों के मन में भी यही विचार था। वे बाहर निकलने की ओर भाग रहे थे, तथा अकादमी में उत्पात मचा रही राक्षसी आत्माओं और अपने बीच अधिक से अधिक दूरी बनाने के लिए बेचैन थे। इवांगेलिन के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी डेमन को उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सिर उसके सामने झुका दिया। प्लीज, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिल्विया खतरे में हो सकती है।
डेमन का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, एक ऐसी बेरहम धड़कन जिसे रिमोसलेस भी पूरी तरह से दबा नहीं पाया। उसकी भावनाएं दबी हुई थीं, फिर भी संभावनाओं का भार उस पर दबा हुआ था, दम घुट रहा था। नहीं, वह पहले से ही परिणाम देख सकता था। उसका आत्मा से लगाव है ना? ये काफी ज्यादा होगा, शायद सबसे ज्यादा। इवांगेलिन ने अपने होंठ काटे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सिल्विया से किए वादे से बंधी होने के कारण वह अपना भरोसा नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन उसकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोरदार थी। सिल्विया एओरवास से है। जैसा कि आप जानते हैं, 9 महाद्वीपों में से सबसे अधिक आत्माएं यही हैं। वह रुकी और उसे स्वयं ही सब कुछ समझने का मौका दिया। और उसने ऐसा किया। एओरवास में जन्मी आत्माओं से गहरा लगाव। उसने जरूर आत्माओं को आकर्षित किया होगा, उन्हें अपनी ओर खींचा होगा, उनसे ऐसे प्यार पाया होगा जिसे आम लोग समझ नहीं सकते। लेकिन आत्माओं के स्नेह प्रकट करने के तरीके बहुत अलग अलग थे। कुछ दयालु थे, इंसानों की तरह। कुछ शरारतें करते थे, कुछ पूरी तरह से हिंसक थे, उनका प्रेम विनाशकारी था। और सबसे बढ़कर, आत्माएं आसानी से नाराज हो जाती थीं। मनमौजी, अस्थिर, बच्चों की तरह जिन्हें सही या गलत की कोई समझ नहीं। अगर उसमें इतनी ही आत्मीयता थी तो समझ में आता है कि उसे एथ अकादमी क्यों भेजा गया था। अकादमी की बाधाएं और दुष्ट वन से उसकी निकटता ज्यादातर आत्माओं को दूर रखती थीं। यह उसके लिए एक सुरक्षित आश्रय था। उसे अवश्य ही आश्रय में रखा गया होगा, ऐसी जगह जहां आत्माएं नहीं पहुंच सकतीं। डेमन के विचार अचानक रुक गए। आश्रय। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। यही सिल्विया की दुखती रग थी। उसने उसे दुख पहुंचाने के लिए यही कहा था। वह इस बात से दुखी या नाराज नहीं थी कि उसने उसे चाकू मारा था। नहीं, उसे असली दुख तब हुआ जब उसने उसे एक सुरक्षित राजकुमारी कहा। और अगर यह सचमुच इतना गहरा घाव कर गया होता, तब उसके दिल में एक खालीपन आ जाएगा। एक कमजोरी जो उसे आत्मा के कब्जे के प्रति संवेदनशील बना सकती है, किसी अंधेरी आत्मा द्वारा और कुछ नहीं। और यह सब उसकी गलती थी। डेमन ने गहरी सांस ली और अपने मन को स्थिर किया। झिझक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह लियोना के पास गया। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मांग कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। वह मुस्कुराई, अगर तुम मेरे सामने अपना सिर झुकाओगे तो मैं उसे तोड़ दूंगी। फिर एक ठहाका लगा। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत भी है? मेरा मतलब है, ये तो बस एक अंधेरी आत्मा है जो पूरे शहर को तबाह कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं। डेमन ने हल्की सी मुस्कान दी। लियोना एक अच्छी इंसान थी, वो जिंदगी भर कहाँ थी। अगर उसे पहले भी उसके जैसी कोई मिली होती तो शायद वो इतना अविश्वासी न होता। वह ज़ैंडर की ओर मुड़ा, उसका अहंकार उसके गले में अटक गया। ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट से एक एहसान मांगते हुए। इससे उसके मुंह में कड़वा स्वाद रह गया। गर्व, कैसा गर्व! उसे इस बात पर गर्व था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी वह दूसरे लड़के के सामने खड़ा रहा। मुझे आपकी मदद चाहिए। ज़ैंडर की आंखें भय से नहीं बल्कि सदमे से चौड़ी हो गईं। आप क्या? डेमन ने इवांगेलिन की तरफ देखा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया था, एक खामोश विनती। यदि वह खतरे में होता तो सिल्विया उसकी भी मदद करती, है न? उसने तेजी से सांस छोड़ी। फिर धीरे से उसने अपना सिर नीचे कर लिया। कृपया, मुझे आपकी मदद चाहिए। सिल्विया को बचाने में मेरी मदद करें। ज़ैंडर की सांस अटक गई। तू उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। ये डेमन ग्रे था, वही डेमन जो दावा करता था कि उसे जरा भी घमंड नहीं है, लेकिन वो इतना घमंडी था कि कोई भी, बिल्कुल भी उसे अपनी बात कहने या करने से नहीं रोक सकता था। और फिर भी वह अपना सिर नीचे किए हुए था। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। ज़ैंडर कांप उठा। मेरा अपमान मत करो, डेमन ग्रे। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। क्या तुम्हें लगता है कि रेवेंसक्रॉफ्ट परिवार का कोई वंशज अपने दोस्त को छोड़ देगा? पब फ्यूचर एड्स। डेमन ने धीरे से अपना सिर उठाया और फुसफुसाया, हम। शुक्रिया। ज़ैंडर ने सिर हिलाया, चलो चलें। हमें एक दोस्त को बचाना है। फिर उसने डेमन की तरफ देखा। अच्छा, क्या योजना है? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक रोमांच का अन्वेषण करें। डेमन हैरान था। ज़ैंडर असल में उसे आगे बढ़ने दे रहा था। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हमारा प्राथमिक उद्देश्य सिल्विया को ढूंढना है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह वर्तमान में इसके लिए उपयुक्त साधन है। उन्होंने दूर स्थित उस उग्र अंधकार में आत्मा की ओर इशारा किया। वह विशाल आकृति और उसके टूटे हुए टुकड़े तबाही मचा रहे थे। ज़ैंडर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। और क्या मैं पूछूं कि तुम्हें ये सब कैसे पता? डेमन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन तनाव बढ़ने से पहले ही लियोना ने हस्तक्षेप किया। अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिल्विया को बचाना है। डेमन,
कुछ सोचो, कुछ अनोखा और उसे वापस ले आओ। ज़ैंडर ने आह भरते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, यह मानकर चला जा रहा है कि उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। इवेंजेलिन डेमन के करीब आ गई। मैं किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी ले लूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। तो तुम्हें डेमन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। डेमन ने लियोना की ओर देखा। पहला कदम, अलग हो जाओ। अपने पेजर पास रखो। वह ज़ैंडर और इवेंजेलिन की ओर मुड़ा। तुम दोनों लियोना को सिल्विया के छात्रावास में ले जाओ। उसके कपड़े ढूंढो या उसकी खुशबू वाली कोई चीज़। लियोना, उसे ढूंढने के लिए अपनी उस राक्षसी नाक का इस्तेमाल करो। ज़ैंडर और इवेंजेलिन ने सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, लियोना को वहां सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित करना। पश्चिमी हॉल वाला रास्ता लो, उसके बाद खिड़की से बाहर ब्लू गैलरी की छत पर कूद जाओ। वहां रुको और तैयारी करो। लियोना ने अपना सिर झुकाया। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई हथियार लाऊं? उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास पर्याप्त हथियार हैं। ज़ैंडर ने दांत पीसते हुए कहा, हम बिना इजाज़त के अकादमी की संपत्ति ले रहे हैं। ये चोरी है। इवांगेलिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसकी आंखों में कुछ बदलाव आया। हम अपने दोस्त की जान बचा रहे हैं। उसकी आवाज़ तीखी थी। मुझे अभी नियमों की ज़रा भी परवाह नहीं है। डेमन ने खड़े होकर सिर हिलाया। ज़ैंडर ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। और तुम कहाँ जा रहे हो? डेमन मुंह फेर कर चला गया। सिल्विया को खोजने के लिए। वह खिड़की की ओर चला गया। हॉल छात्रों से इतना भरा हुआ था कि वे भाग रहे थे, उनकी चीखें अफरा तफरी में गूंज रही थीं। उनका डर उसे समझ आ गया था, लेकिन ये तो होना ही था, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना ही होगा। उसने बाहर की ओर देखा। दूर से ही दूसरे वर्ष के छात्र और सीनियर दुश्मन से भिड़ चुके थे। उन्हें युद्ध का अनुभव था और वे ऐसी किसी भी स्थिति से भागना नहीं चाहते थे। जाहिर है, पहले साल के सेमेस्टर के अंत में हुए मूल्यांकन के बाद जो भी छात्र इसमें सफल हुए, वे युद्ध से कठोर हो गए। प्रवेश परीक्षाओं के बाद ये पहली परीक्षा थी जिसमें मृत्यु का जोखिम भी था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह खिड़की से बाहर कूद गया और अपना सर्वदिशात्मक गियर निकाल लिया। उसकी कलाई से तार निकले और हवा में झूलते हुए उसे जकड़ लिया। वह आसानी से उतरा, आगे की ओर लुढ़का और फिर अपना पेजर निकाला। तुरंत ही उन्होंने लिलिथ एस्ट्रानोवा को फ़ोन किया। उसकी शांत आवाज़ सुनाई दी। योजना काम कर गई। हमने बुलाने में गड़बड़ी कर दी। उसने अपने होंठ काटे। तुम कहाँ हो? एक विराम। मैं ठीक आपके पीछे हूँ। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। वह अचंभित रह गया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक हवा से प्रकट हो गई हो। टेलीपोर्टेशन, उसने हल्के से चिढ़कर सोचा। वह पीछे से आए आवाज़ सुनकर तेजी से मुड़ा और देखा कि लाल बालों वाली युवती वहां खड़ी थी। उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। दूर युद्ध क्षेत्र में कोहराम मच गया। जादू की चमक, हथियारों की टक्कर और छात्रों और प्रोफेसरों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। युद्ध के जोर से जमीन कांप रही थी। लिलिथ की निगाहें फैलते नरसंहार पर टिकी थीं। हमने समन करने वालों की योजनाएं बिगाड़ दीं। वे इस तरह आत्मा की शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने इसे सीमित कर दिया है, इसके स्वरूप को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। लेकिन टुकड़ों में भी यह अभी भी शक्तिशाली है। उसने उसे ध्यान से देखा और अराजकता के बीच उसके अडिग रूप को देखा। हमें मेजबान पोत को ढूंढना होगा और आत्मा के टुकड़े को निकालना होगा। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसकी आंखों में दर्द की झलक दिख रही थी। मैं जानता हूं कि मेजबान कौन है। उसने उसकी निगाहें थाम लीं। ये सिल्विया मूनवेल है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसकी भौहें फड़कने लगीं। खैर, हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। वह थोड़ा मुड़ी। सिल्विया मूनवील की पृष्ठभूमि खास है। डेमन ने अपने होंठ काट लिए। उसकी परछाइयां टिमटिमा रही थीं, उसकी भावनाएं मुश्किल से नियंत्रित हो रही थीं। लिलिथ ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी योजना सफल हो रही है। क्या तुम्हें इसका पछतावा है? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें संकल्प से ठंडी थीं। मुझे अभी तक इसका कोई अफसोस नहीं है। अगर मैं सिल्विया को बचा लूं तो मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। लिलिथ उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उसे इसका पछतावा नहीं होगा जब तक कि वह सिल्विया को बचाने में नाकाम न हो जाए। शायद वह भूल गया था कि यह पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी। उसने सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो कि सिल्विया मूनवील असल में कौन है? धनुष और बाणों का तरकश लिए उसके बगल में दौड़ते हुए डेमन ने उसकी ओर देखा। उसने शापित अयस्क से युक्त एक बाण आकाश में छोड़ा, जिससे काली आत्मा राशि इग्नात का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया। बाज के आकार का वह टुकड़ा काले कणों में फट गया। अगर आप कुछ जानते हैं तो कुछ कहें। लिलिथ ने अपना हाथ हिलाया। अंतरिक्ष हिंसक रूप से घूम रहा था क्योंकि वह अंधेरे आत्माओं के झुंड को काट रही थी।
मूनवील सिल्विया के परिवार का एक सामान्य नाम है, लेकिन इसकी लिखावट उच्च कुलों को आम लोगों से और कुलीन वर्ग को राजघराने से अलग करती है। एक जैसे लगने के बावजूद इन्हें अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। डैमन ने अपने तरकश से एक नया तीर निकाला। यह ज्यादा भारी था, जिसकी नोक बड़ी और धारदार थी। ये बैक टू बैक के तरकश से था, जिसे उसने एल्फ को मारने के बाद अपने पास रख लिया था। तो क्या हुआ? वह कुलीन है। लिलिथ ने एक आत्मा से आने वाली काली आग के विस्फोट से बचने के लिए टेलीपोर्ट किया। नहीं, वह नहीं है। सिल्विया मूनवेल राजपरिवार से है। वह एल्फ राजा काल्डेरा मूनवेल की इकलौती बेटी है। डैमन बीच में ही रुक गया। काल्डेरा सुनने में कितना डरावना नाम था। वह हरे भरे महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, बलवान भी और बुद्धिमान भी। कहा जाता था कि उसके पास एक महान दैवज्ञ था जो भविष्य देख सकता था, या ऐसा ही कुछ। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बात को लेकर कल्पित बौनों को अकादमी से परेशानी होगी? लिलिथ ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली, क्योंकि आखिरी छोटी सी आत्मा भी गायब हो गई थी। हरे भरे महाद्वीप की महान दैवज्ञ उसकी पत्नी है, और सिल्विया की माँ भी। डैमन का चेहरा सिकुड़ गया। जब तक उसे कुछ याद नहीं आया, लिलिथ ने बताया था कि अज्ञात भगवान के साथ उनके संबंध के कारण उन्हें दिव्य नहीं माना जा सकता। तो इसका हमसे क्या लेना देना? अकादमी इसे स्वयं सुलझा सकती है। उसने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। उसकी ओर देखते हुए उसने देखा कि उसके माथे से पसीना टपक रहा है। हालांकि हमें पहचाना नहीं जा सकता, फिर भी सामान्य जांच से हमें ढूंढा जा सकता है। और अगर मुझे सही से याद है, तो कोई आत्मा किसी पर तब तक कब्जा नहीं कर सकती जब तक उसके दिल में कोई छेद न हो। उसने अपने लाल बाल एक तरफ धकेल दिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब तुमने सिल्विया को चाकू मारा और उसके साथ विश्वासघात किया, तो सबने देखा होगा। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं है कि उसके दिल में दरार पड़ने का कारण तुम ही हो। डैमन की आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। अगर सिल्विया को कुछ हुआ, तो मूनवेल परिवार बदला लेगा उसके खिलाफ। एक अकादमी के छात्र होने के नाते उसे कूटनीतिक छूट प्राप्त थी, लेकिन एक एल्वेन हत्यारे के ब्लेड को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये बहुत परेशानी वाली बात होगी, लेकिन क्या वे मुझ जैसे छोटे से आदमी की बजाय बुलाने वाले पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे? उसने आसमान की ओर ऐसे देखा जैसे दूर कुछ देख रही हो। चिंता मत करो, अगर बात ऐसी हुई, तो मैं तुम्हें भगोड़े की तरह छिपा सकता हूं जब तक कि तुम उनका खुलकर सामना करने लायक ताकतवर न हो जाओ। और मुझे यकीन है कि अकादमी तुम्हें यूं ही नहीं सौंपेगी। डैमन ने उसकी निगाहों का पीछा किया और हवा में उड़ते एक पक्षी को देखा। उसने सहज ही एक तीर मारा, जो चलाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसे वह पक्षी पहचान गया। ये वही कौवा था जो हमेशा उसका पीछा करता था। वह बुद्धिमान पक्षी जटिल से जटिल कार्य करने में सक्षम था। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसने इसे ऐसे ही एक काम पर भेजा था, सिल्विया को ढूंढने के लिए। और अब ये वापस आ गया था। ये रेवेंसक्रॉफ्ट नामक कौवा था, या संक्षेप में क्रॉफ्ट। कांव कांव सिल्विया कांव। डैमन के कंधे पर उतरने से पहले क्रॉफ्ट आसमान से चिल्लाया। उसने अपना धनुष छोड़ा और कौवे को पकड़ लिया। तुमने उसे ढूंढ लिया। वह कहाँ है? इस सारी अफरा तफरी में वे उसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पाए। पूरी अकादमी पर काली आत्मा राशि इग्नात का हमला हो रहा था। अब भी जमीन जोर जोर से कांप रही थी, जहां उस महान आत्मा के ज्यादा शक्तिशाली अंश प्रोफेसरों से भिड़ रहे थे, जबकि अनगिनत कमजोर अंश युद्ध के मैदान में उमड़ पड़े थे। कांव कांव सिल्विया कांव। क्रॉफ्ट डैमन के कंधे पर बैठा हुआ अपने पंख फुला रहा था और एक विशिष्ट दिशा की ओर इशारा कर रहा था, मानो डैमन को बता रहा हो कि सिल्विया वहीं है। डैमन ने गहरी सांस ली। उसने बाकी तीनों को सिल्विया के डॉम में उसके कपड़ों का एक टुकड़ा लाने के लिए भेज दिया था, ताकि लियोना अपनी राक्षसी नाक से उसे ढूंढ सके, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक तो उन्हें निकटतम शस्त्रागार से हथियार इकट्ठा कर लेने चाहिए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उन्हें बुला सकें। उन्होंने अपना पेजर उठाया और लियोना से संपर्क किया, तथा उसे तुरंत निर्देश दिए कि उसे कहाँ मिलना है। उसकी नज़रें क्रॉफ्ट की बताई दिशा में चली गईं। आगे का इलाका पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। हर तरफ अंधेरी आत्माएं दिखाई दे रही थीं। दूर दूर तक धुंधली मानव आकृतियां मंडरा रही थीं, जो विनाश का भयानक आभास दे रही थीं। उनमें से कुछ तो पहले से ही वरिष्ठ छात्रों या प्रोफेसरों के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए थे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में लग रही थी, कम से कम अभी तक किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन सिल्विया उस दिशा में थी, अंधेरे आत्मा के खिलाफ अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही थी। डैमन ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला। क्या तुम बड़े लोगों को संभाल सकते हो? लिलिथ मुस्कुराए। उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वास से भरी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं शून्य की पुजारिन हूँ।
क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कुछ तुच्छ आत्माएं मुझे रोक सकती हैं? उसने अपना हाथ कमर तक उठाया। मुझे आपको एक प्रदर्शन देने की इजाज़त दीजिए। यह मेरा तृतीय श्रेणी का कौशल है, शून्य दरांती। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ आपकी यात्रा जारी है। जैसे ही उसने कहा, एक विशाल दरांती उसकी मुट्ठी में आ गई। वह लगभग ब्रह्मपूर्ण लग रही थी, मानो अंतरिक्ष का ही एक विरूपण हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे आगे फेंक दिया। दरांती एक गोलाकार चाप में घूमती हुई, जहां से भी गुजरती, अंतरिक्ष को चीरती हुई, वास्तविकता में दांतेदार रिक्त स्थान छोड़ती हुई। यह अस्वाभाविक गति से आगे बढ़ा तथा युद्ध क्षेत्र को चीरता हुआ दूर स्थित एक धुंधली मानव सदृश आत्मा पर प्रहार किया। प्राणी को अंदर खींच लिया गया, उसका शरीर कुचल दिया गया और निगल लिया गया, मानो उसे किसी ब्लैक होल ने निगल लिया हो। डेमन अनजाने में हौंफने लगा। ये शक्ति का एक महान और भयानक प्रदर्शन था। डेमन ने गहरी सांसें लीं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसने अपने खंजर को कसकर पकड़ रखा था तथा सामने की इमारत को घूर रहा था। वह एक पुरानी, वीरान इमारत थी जो उसे बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। बेशक, वह कैसे भूल सकता था, ये वही स्थान था जहां उसने मार्कस फेजोए की हत्या की थी। आह, तुम मजाक कर रहे हो। काली आत्मा को बुलाने वाले का हास्यबोध विचित्र था। उसने आत्मा को बुलाने के लिए यही जगह चुनी थी और सिल्विया को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन डेमन के पास पछतावे के लिए समय नहीं था। अभी नहीं। उसके सामने अंधेरी आत्माओं का एक विशाल झुंड इकट्ठा हो गया, तड़पते दुष्स्वप्नों का एक सागर। इन सब के केंद्र में इग्नात का भयावह प्रक्षेपण खड़ा था, जिसकी दमनकारी निगाहें उस पर और लिलित पर टिकी थीं। लेकिन वह हिला नहीं। आत्माएं विभिन्न आकारों और रूपों में थीं, कुछ जानवरों की तरह, कुछ विकृत मानवों की तरह और कुछ दुष्स्वप्न से सीधे निकले अवर्णनीय भयावहता। एक विशाल नेत्रगोलक में समाये अनगिनत पलकें, झपकती आंखों का एक विचित्र समूह, रेंगते हुए तंतुओं से ढकी एक तड़पती काली ज्वाला जैसी चीज, द्वेष से लथपथ एक विशालकाय घृणित प्राणी। लिलिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आपका सुझाव है कि हम इन सब से कैसे निपटें? ये बहुत सारे हैं और यह बड़ा मामला मुसीबत बन जाएगा। डेमन ने अपने होंठ काटे, फिर हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे बहुत आगे। उसने अपना पेजर निकाला। मैंने पिछले 3 सप्ताह लेडी मॉर्गन के साथ यूं ही नहीं बिताए। लिलिथ ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। उसने उस पर मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं अभी भी कुंवारा हूं। अगर मुझे टोबियास की मां के साथ सोना होता तो मैं ऐसा तभी करता जब वह जिंदा होता और यह जानकर दर्द महसूस करता कि मैंने उसकी मां के साथ संबंध बनाए हैं। वरना कोई मतलब नहीं है। लिलिथ का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं अपनी बात वापस लेती हूं। उस समय तुमने जो कहा था उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। डेमन ने आह भरी। लेडी मॉर्गन के साथ उसे जो भी परेशानी झेलनी पड़ी, उसे कितनी ही बार उसके कमरे से भागना पड़ा ताकि वह उसे अपवित्र न कर दे। विधवा जरूर उसे चाहती थी और वह इसका फायदा उठाना चाहता था, वरना वह उसके साथ अपना समय क्यों बर्बाद करता। उसने अपने पेजर पर उसका नंबर डायल किया और उसके शूरवीरों को तुरंत तैनात करने का अनुरोध किया। और जाहिर है, उसने चालाकी से ये भी जाहिर किया कि वह बाद में उससे मिलने जरूर आएगा। कॉल समाप्त करने के बाद उसने ऊपर देखा तो पाया कि लिलिथ अभी भी उसे घूर रही थी। आदमी वेश्या। डेमन ने आह भरी। अब हमारे पास बैकअप है। उसके शूरवीर छोटे लोगों को मार सकते हैं। तुम उस बड़े को संभालो। लिलिथ ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह चीज सबसे मजबूत प्रक्षेपण है और यह अपने मेजबान जहाज के बहुत करीब है। यह बाकी सभी से ज्यादा शक्तिशाली होगा। उसने अपने बाल पीछे खींचकर चोटी बना ली। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि मुझ पर तुम्हारा भरोसा कहाँ से आता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं नाकाम रहा तो हम दोनों मर जाएंगे। डेमन ने व्यंग्य किया, तुम तो ऐसे नहीं लग रहे जैसे मौत की ओर जा रहे हो। वह हंसी। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं आज मर जाऊंगी। मेरे दुश्मन अभी भी वहां हैं। फिर वह मुड़ी। उसकी तीखी नजरें बदल गईं। तुम्हारे दोस्त यहाँ हैं और लेडी मॉर्गन के शूरवीर अभी तक नहीं आए हैं। डेमन को पहले ही उनकी परछाई का एहसास हो गया था। उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी। इवांगेलिन सफ़ेद परत और सुनहरे रंग के हल्के कवच पहने हुए सबसे आगे खड़ी थी। उसके हाथ में एक पतली तलवार थी, जिसका पॉलिश किया हुआ ब्लेड युद्ध के मैदान की अस्त-व्यस्त चमक में चमक रहा था। उसके बगल में ज़ेंडर सिर से पांव तक भारी कवच से ढका हुआ था। उसकी पीठ पर एक विशाल मीनारनुमा ढाल बंधी हुई थी। डेमन को आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ में अपनी सामान्य तलवार नहीं थी। उसकी जगह उसके हाथ में एक बड़ा भाला था, जिसकी चौड़ी नोक कम से कम 17 सेंटीमीटर चौड़ी थी। नज़दीकी लड़ाई के लिए उसकी कमर पर 2 छोटी तलवारें लटकी हुई थीं।
और आखिर में, लेकिन सबसे खास बात थी लियोना। उसने एक चांदी का चेस्ट प्लेट पहना हुआ था, हालांकि डेमन को यकीन नहीं था कि वह असल में किस कपड़े से बना था। उसकी बाहों पर बड़े बड़े दस्ताने थे और उसके पैरों की सुरक्षा घुटनों तक पहुंचते धातु के जूतों से थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस वही दस्ताने थे। डेमन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह क्या सोच रही है। वह हथियार उठाने नहीं आई थी, वह अपने दोस्त को बचाने आई थी, उसे मारने नहीं। उसने आह भरी, नादान सोच। लेकिन अगर वह इतनी नादान न होती, तो जब उसने पहली बार उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, तो वह उसके साथ ऐसा ठंडा व्यवहार कभी न सह पाती। वे तीनों पास आए, उनके माथे पर पसीना आ रहा था। इवेंजेलिन ने लिलिथ की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और लिलिथ ने भी बदले में संक्षिप्त सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। तुम्हें पता चला सिल्विया कहाँ है? डेमन ने अपना सिर पीछे की खाली पड़ी इमारत की ओर झटका। इवेंजेलिन ने उस संरचना का निरीक्षण किया, उसकी रक्षा कर रही अंधेरी आत्माओं के झुंड को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर, उसके आश्चर्य में, उसने कहा, यह मेरी अपेक्षा से कम है। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, अब जब तुमने जिक्र किया है। इग्नाथ शायद सिल्विया की लोकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता। क्या आपको कोई बैकअप मिला? लियोना ने सिर हिलाया। सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है। प्रोफेसरों के हाथ बहुत व्यस्त हैं और अकादमी के सभी वरिष्ठ सदस्य जैसे हेडमास्टर किसी कारण से चले गए हैं। डेमन को तो ये पहले से ही पता था, वरना समनकर्ता इतना बेशर्मी से पेश क्यों आता? जैंडर ने आसपास के इलाके को गौर से देखा। हमें मदद चाहिए। अकादमी में आए रईसों को सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता है। हम मदद मांगे भी तो वे मदद नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो एक लंबी बातचीत होगी। डेमन मुस्कुराया, चिंता मत करो, वे पहले से ही यहाँ हैं। वह दूर की ओर मुड़ा, जहाँ शूरवीरों की एक सेना आगे बढ़ रही थी। मार्गन हाउस के झंडे ऊंचे लहरा रहे थे। उनके भारी कवच सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उनके शक्तिशाली घोड़े जमीन पर गरजते हुए युद्धभूमि की ओर बढ़ रहे थे। जैंडर ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। हाँ, तुमने हाउस मार्गन को मदद के लिए कैसे राजी किया? डेमन मुस्कुराया, उनकी महिला को यह आभास देकर कि मैं उसके साथ सोऊंगा। वह हंसा, मैं तो जनता का आदमी हूँ, वे मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? लिलिथ ने उसे घूर कर देखा। दूसरी ओर अन्य लोगों ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। डेमन, जनता का आदमी, वह तो इससे बिल्कुल दूर था। गलाहाड और उसके शूरवीर डेमन के सामने रुक गए। शूरवीर ने उसकी तरफ आंखें सिकोड़ लीं, उसकी नज़रों में तिरस्कार के साफ निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही निकम्मा था जो उनकी औरत को लुभा रहा था, एक ऐसी औरत जो उसकी माँ जितनी बूढ़ी थी। क्या इस नौजवान को जरा भी शर्म नहीं थी? गलाहाड ने अकादमी में डेमन की प्रतिष्ठा के बारे में कानाफूसी सुनी थी। एक उपद्रवी, एक बदमाश, एक उपद्रवी। और फिर भी, किसी भी कारण से उनकी पत्नी अचानक उस पर मोहित हो गई थी। इसका कोई मतलब नहीं था। और अब, एक संकट के बीच, उसने उन्हें अपने पास से चले जाने का आदेश दे दिया था, सिर्फ अपने बेटे की उम्र के एक लड़के के फ़ोन की वजह से। गलाहाड को गुस्सा क्यों न आता? फिर भी, वह दीप का शूरवीर था, उसे आज्ञा माननी ही पड़ी। मैं अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार आपकी सहायता करने आया हूँ। गलाहाड के हाव भाव देखकर डेमन मुस्कुराया। आने के लिए धन्यवाद, सर गलाहाड। आपका मेरे साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। वह बदलने की कोशिश कर रहा था, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। और चूंकि ये शूरवीर उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले थे, इसलिए कम से कम वह विनम्र तो हो ही सकता था। लिलिथ ने उसकी ओर देखा। योजना क्या है? बाकी लोग भी उसकी ओर देखने लगे और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। डेमन ने अपनी नज़र युद्धभूमि पर घुमाई। शूरवीर और दुष्टात्माओं का विशाल समूह संख्या और पद दोनों में बराबरी पर थे। असली समस्या तो बस बड़ी समस्या थी। चाहे कुछ भी हो, ये सुनिश्चित करो कि मेरा दल अंदर पहुंच जाए। उसने अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरे दृढ़ निश्चय से भरे थे, दृढ़ विश्वास से। योजना सरल है। उसने सांस छोड़ी। शुल्क। ऐसा कहते हुए डेमन तेजी से आगे बढ़ा और सीधे आत्माओं के झुंड में जा घुसा। इवेंजेलिन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, वह उसके पीछे पीछे चली गई। गलाहाड सिहर उठा। उसका मन कर रहा था कि उस कमीने को मर जाने दे, लेकिन लिलिथ एस्ट्रानोवा उनके साथ थीं, और उसके वहां होने से डेमन के मरने की संभावना उन सभी की तुलना में कम थी। गलाहाड ने तेज सांस ली और अपनी तलवार उठाए। पब फ्यूचर एड्स, समुद्र के शूरवीरों, आक्रमण करो। उसने अपने घोड़े को आगे की ओर धकेला। जमीन गड़गड़ाहट से गूंज उठी, उसके शूरवीर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े और एक भीषण युद्ध में कूद पड़े। डेमन को इस बात की परवाह नहीं थी कि मार्गन हाउस के शूरवीर मर गए। हालांकि
यदि उन्हें मरना ही है तो वह चाहेंगे कि वे किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए मरें। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें बिना सोचे समझे नहीं भेजा था। परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं। उसकी छाया धारणा पहले ही इमारत में फैल चुकी थी। उसने सिल्विया को पा लिया था। वह वहीं खड़ी थी, उसकी परछाई टिमटिमा रही थी, कलंकित। उसकी हमेशा की तरह चमकदार उपस्थिति किसी अंधेरे, किसी द्वेषपूर्ण चीज में डूब गई थी। फिर भी उसी समय कुछ और भी था। एक गहरी नाराजगी, एक ज्वलंत जुनून, एक अजीब द्वंद्व, लेकिन उससे भी अधिक ये भयानक था। ये सिल्विया के शरीर को उसकी सीमा तक धकेल रहा था तथा उसे अपनी अत्यधिक शक्ति के अनुकूल होने के लिए मजबूर कर रहा था। इस समय वह उन सभी से अधिक शक्तिशाली थी। हर पहलू में वह प्रथम श्रेणी की उन्नति के कगार पर थी। नहीं, उसकी शक्ति पहले से ही उस स्तर पर थी। लेकिन डेमन को कोई डर नहीं लगा। रेमोस्लेस ने उसे केवल ये दिखाया कि जीतने के लिए उसे क्या करने की आवश्यकता है, और वह जो भी आवश्यक होगा वह करेगा। उसने अपने खंजर उसके सामने क्रूस पर उठाए। आत्माओं की दहाड़ युद्धभूमि में गूंज रही थी। उनके शरीर काली लपटों में लिपटे हुए थे जो जीवित परछाइयों की तरह टिमटिमा रही थीं। शूरवीरों का गरजता हुआ आक्रमण आने वाली भीड़ से टकरा रहा था, जिससे उनके पैरों तले जमीन हिल रही थी। अपने पीछे वह अपने दोस्तों को महसूस कर सकता था, सब एक ही हताशा, एक ही संकल्प लिए हुए। वे सिल्विया को बचाने आए थे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। और फिर दोनों ताकतें आपस में भिड़ गईं। अराजकता फैल गई। आत्माएं तीखी, आत्मा को चीर देने वाली चीखों के साथ शून्य में विलीन हो गईं, जबकि शूरवीर पीड़ा में चीखने लगे क्योंकि वे इग्नात की शापित लपटों में घिर गए थे। ढालू पर अब रक्षात्मक गठन। गलाहाद की आवाज नरसंहार के बीच से निकलती हुई सुनाई दी जब उसने अपने शूरवीरों को एकजुट किया तथा उन निर्दयी आत्माओं के विरुद्ध मोर्चा संभालने का प्रयास किया। डेमन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जैंडर और लड़कियां अपने सामने का दृश्य देखकर पीले पड़ गए। ये लपटें, ये सिर्फ आग नहीं थीं। वे इतने गर्म थे कि जादुई कवच और शक्तिशाली कलाकृतियां पिघला सकते थे। इतने गर्म कि एक आदमी को जला सकते थे, न राख बचती थी, न हड्डी। फिर भी वे इतने ठंडे थे कि बर्फ जैसे लग रहे थे। ये शापित ज्वालाएं न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी जला सकती थीं। राशि इग्नात की लपटें। शूरवीरों में भय घने कोहरे की तरह फैल गया। अपने सारे अनुभव के बावजूद वे कांप उठे। और ये तो केवल शुरुआत थी। डेमन को पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने उन्हें कार्यभार सौंपा था। इस लड़ाई में उनका कोई हित नहीं था। यदि उसने उन्हें सोचने का समय दिया होता, संकोच करने का समय दिया होता, तो कई लोग मुड़कर भाग जाते। इसलिए मैं उन्हें या तो लड़ने या मरने के लिए मजबूर कर सकता हूं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, परिस्थितियां उनके पक्ष में थीं, लेकिन केवल तभी जब वे भागे नहीं। अब आत्माओं से घिरे होने के कारण पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आगे बढ़ने का ही एकमात्र रास्ता था। गलाहाड ने डेमन की ओर देखा। इस अफरा तफरी में भी युवक का चेहरा शांत रहा, अविचलित। क्या उसने इसकी योजना बनाई थी? गलाहाड अच्छी तरह जानता था कि युद्ध के बीच में पीछे हटना कहानियों में बताए गए से कहीं अधिक कठिन था। उन्होंने डेमन की गहरी, अस्पष्ट आंखों का अध्ययन किया जब वह लड़का अचानक बिल्ली जैसी सजगता के साथ एक आक्रमणकारी शूरवीर के घोड़े पर कूद पड़ा। तब उन्होंने युद्ध के मैदान से ऊपर अपनी आवाज उठाई, समुद्र के बहादुर शूरवीरों, हम चारों ओर से घिर चुके हैं, निराश मत होइए। विजय निकट है। जब तक मेरा दल अंदर पहुंच जाता है, हम जहाज को नष्ट कर सकते हैं। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। उसने अपना ब्लेड और ऊपर उठा लिया। इतिहास इस दिन को याद रखे। इसे उस दिन के रूप में जाना जाए जब द्वीप के शूरवीरों ने उस महान आत्मा को परास्त किया जिसने अनगिनत योद्धाओं को नष्ट कर दिया था। शूरवीरों ने मुड़कर देखा और उनकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने अपना खंजर आगे की ओर तान दिया और अपने नीचे खड़े घोड़े पर खड़ा हो गया। आगे बढ़ो आत्मा संहारकों, आगे बढ़ो वीरों। और जैसे पतंगे आग की ओर खींचे चले आते हैं, वैसे ही शूरवीरों ने उत्तर में दहाड़ लगाए। उनका डर भूल गया, उनका साहस प्रज्वलित हो गया। तलवारें टकराईं, ढालें उठीं, उनकी युद्ध घोषणाएं गूंजी। गलाहाद स्तब्ध होकर चुपचाप देखता रहा। युद्ध की उत्तेजना से उसका खून उबल रहा था और वह उत्तेजित हो रहा था। उसकी नजरें डेमन पर टिक गईं। वह लड़का जिसकी निगाहें रसातल से भी अधिक काली थीं। क्या वह एक युद्ध क्षेत्र में अराजकता थी। चीखें हवा में गूंज रही थीं, ऐसी भयानक, पीड़ादायक आवाजें जिनके बारे में डेमन ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसानी शरीर ऐसी आवाजें निकाल सकता है। हड्डियों का घिनौना चटकना, शापित लपटों में जलते हुए मांस की चटचटाहट। फिर भी
निराशा की वे चीखें क्रोध की गर्जनाओं में डूब गईं, शूरवीरों की उग्र युद्ध घोषणाएं जिन्होंने अपने साथियों को गिरते हुए देखा। फिर भी वे लड़े। वे सही मनोबल के साथ लड़े। पहले भी लोग मूर्खतापूर्ण कारणों से मर चुके थे। कई लोगों को क्षणिक वादों, महिमा, सम्मान, नाम मात्र की अमरता के लालच में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया गया था। डेमन ने इसका प्रयोग यहाँ किया था। उन्होंने उन्हें नायक के रूप में अमर बनाने का वादा किया था और वे उसके लिए अपनी मौत तक दौड़ पड़े थे। अमूर्त वादों के लिए लोग कितनी आसानी से मर जाते हैं। जैसे ही घोड़ा काली लपटों में घिर गया, डेमन घोड़े से कूद पड़ा। घोड़े पर बैठा शूरवीर शापित नरक में लुप्त हो गया। जब योद्धा आपस में भिड़ रहे थे तो उसके नीचे की जमीन कांप रही थी। उनमें से कुछ के पास सामान्य मानवीय सीमाओं से परे शक्ति थी। ज़ैंडर ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि डेमन ने उसे समय रहते नीचे खींच लिया तथा उसे वापस ऊपर खींच लिया तथा परित्यक्त इमारत के प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। आओ, पास रहो, हमें अंदर जाना है। इवांगेलिन और लियोना उनके बगल में दौड़ी। उनके चेहरे कालिक और धूल से सने हुए थे। उनके शरीर टूटी हुई मिट्टी से कटने और चोट लगने के निशान से क्षत विक्षत थे, जो शूरवीरों और अंधेरी आत्माओं के बीच हिंसक झड़पों का सबूत था। आगे का क्षेत्र युद्ध की अराजकता से अछूता था। फिर भी अपनी भ्रामक शांति के बावजूद ये युद्ध क्षेत्र का सबसे खतरनाक हिस्सा था। ये वह स्थान था जहां राशि इग्नात का सबसे सशक्त स्वरूप खड़ा था, दरवाजों की रखवाली कर रहा था, जैसे कोई जल्लाद अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। डेमन के पीछे चलते हुए लियोना ने अपने होंठ काटे। उनके सामने उस प्राणी की मौजूदगी से उसका शरीर कांप रहा था। उसका आभामंडल दम घोंटने वाला था। इतनी जबरदस्त ताकत की आसपास की हर चीज बौनी पड़ गई। वह महसूस कर सकती थी कि मौत उसे घूर रही है। वह अपना अंत देख सकती थी। उसका शरीर अब कुछ भी नहीं रह गया था। लाश भी नहीं थी, बस राख हवा में बिखर गई थी। और फिर भी अपने डर के बावजूद वह आगे बढ़ी। डेमन, जो इस मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे, ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह धीमा नहीं हुआ। उसने कोई डर नहीं दिखाया। लियोना ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसके बारे में उसका अंतर्ज्ञान सही साबित हुआ। वह लापरवाह, निर्दयी, ठंडा और चिंताग्रस्त था, लेकिन इन सब के बावजूद वह भरोसे के लायक था। वह अनुसरण करने लायक था। पब फ्यूचर एड्स। और इसलिए वह अराजकता को पीछे छोड़ते हुए उसके साथ दौड़ी। काली आत्मा ने अपना मानव सदृश हाथ उठाया। काली लपटें तड़पती परछाइयों की तरह भड़क उठीं। पल भर में उसने आग का एक विशाल गोला बना दिया, घना, संकुचित, अंधकार में विनाश का एक शिलाखंड। अपने हाथ के एक झटके से उसने उस नारकीय पिंड को उनकी ओर फेंक दिया। इवांगेलिन ने अपनी तलवार कस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने जादू का प्रयोग करते हुए हमले को रोकने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। डेमन भावशून्य बना रहा। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, मानो उसने इस क्षण का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। अपने आप को तैयार करो, उसने पुकारा। इससे पहले कि आग का गोला उन तक पहुंच पाता, एक लाल बालों वाली युवती उनके सामने प्रकट हुई और त्रुटिहीन सटीकता के साथ उनके रास्ते में आ गई। उसके हाथ के मात्र उठने से ही अंतरिक्ष विकृत हो गया तथा उसकी उपस्थिति के चारों ओर हवा मुड़ गई। आग का गोला गायब हो गया। फिर अंधेरे आत्मा के चेहरे के ठीक सामने प्रकट हुआ। यह विस्फोट हो गया। आत्मा लड़खड़ा कर पीछे हट गई। कुछ क्षण के लिए वह भ्रमित हो गई। लिलिथ एस्ट्रानोवा ने उनकी ओर देखा। ज़ैंडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीरे से गालियां देने लगा। वह भूल गया था, अराजकता के बीच सभी की निगाहें डेमन पर थीं, उसकी प्रभावशाली उपस्थिति, उसकी अटूट निश्चितता, लेकिन उन्होंने अपने समूह की सबसे मजबूत संपत्ति को नज़रअंदाज कर दिया था। उनका तुरुप का पत्ता। विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष। डेमन ने मुश्किल से उसकी ओर देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। मत मरो, लिलिथ ने फुसफुसाते हुए कहा। दूर से आ रही युद्ध की गर्जनाओं के बीच उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डेमन मुस्कुराया। ठीक है, तुम पर वापस आते हैं। और इसके साथ ही वह इमारत में गायब हो गया। लिलिथ ने अंधेरी आत्मा की ओर मुड़कर देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह इसकी शक्ति को महसूस कर सकती थी। ये चौथी श्रेणी की उन्नति के चरम पर था, लगभग 5वीं श्रेणी के। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह टुकड़ा मुख्य स्रोत के बेहद करीब था। इसमें इग्नात की इच्छाशक्ति का जबरदस्त भंडार था। आत्मा मुस्कुराए। तुम्हारे पास एक अजीब आभा है। उसकी नज़र डेमन की पीछे हटी हुई आकृति पर टिक गई। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और भयानक बुद्धिमत्ता झलक रही थी। यह उसका खून था जिसने मुझे यहाँ खींचा, मेरे बुलावे का माध्यम। अफसोस की बात है कि उसका कोई आत्मिक संबंध नहीं है। वह एक आदर्श पात्र बन सकता था। लिलिथ की आंखें तेज हो गईं। तुम बोल सकते हो। उसके शरीर की काली लपटें टिमटिमा रही थीं। उसका रूप सजीव परछाइयों की तरह बदल रहा था। वह लगभग खुश लग रहा था। आखिरकार, मैं एक बुद्धिमान जीव हूँ, उसने सहजता से कहा।
मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हालांकि मैंने तुम्हारी भाषा अभी हाल ही में सीखी है। लिलिथ ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नज़रें इमारत की ओर फिर गईं। इग्नाथ मुस्कुराया, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे और उसके साथियों को जल्द ही मार डालूंगा। अपनी टूटी हुई हालत में भी मैं अभी भी बहुत जिंदा दिल हूँ। उसकी जलती हुई निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, दिव्यता से स्पर्शित, मैं तुम्हारी आत्मा का भोग करूंगा। लिलिथ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वह नहीं चाहती थी कि डैमन उसकी चिंता करे। उसे इस लड़ाई को जितना आसान लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा आसान बनाना था। फिर भी वह जीत सकती है, भले ही उसे अपनी परिस्थितियां पसंद न हों। वह आत्मा बहुत पुरानी थी, वह उससे एक दर्जा ऊपर थी। और सबसे बुरी बात, वह आग, वह शापित आग। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए, उसने ठंडे स्वर में कहा। आओ और ले लो। जमीन कांप उठी, आकाश धुंधला हो गया, रंग फीके पड़ गए और अंधकार ने दिन के उजाले को निगल लिया। और फिर उनमें झड़प हो गई। भवन के भीतर डैमन जैसे ही दहलीज पार कर रहा था, तभी एक विस्फोट ने उसके पीछे की जमीन को हिला दिया। परित्यक्त संरचना बदल गई थी। पिछली बार जब वह यहाँ आए थे तो स्थिति अलग थी। अब ऐसा महसूस हुआ कि भ्रष्ट हो गया है। और इस सब के केंद्र में सिल्विया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, उसके शरीर पर जंजीरों की तरह चमकती जादुई रेखाएं लिपटी हुई थीं। उनके भीतर की शक्ति अस्वाभाविक रूप से धड़क रही थी, मानो उसकी इच्छा के विरुद्ध बह रही हो। इवेंजेलिन की सांस गले में अटक गई। सिल्विया, उसने फुसफुसाया। डैमन का दिल दर्द से तड़प उठा। धीरे से सिल्विया ने अपना सिर उठाया। उसकी कभी धूसर आंखें अब काली हो गई थीं। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक ओर झुक गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया। मरना। काली आग का एक स्तंभ उनकी ओर फूट पड़ा। काली लपटों के विशाल स्तंभ इवांगेलिन की ओर बढ़ रहे थे। डैमन ने झपट्टा मारकर उसे एक तरफ धकेल दिया और जलती हुई आग ने पीछे की दीवारों को तहस-नहस कर दिया। सिल्विया का चेहरा एक विचित्र मुस्कान में बदल गया, जो उसके सामान्य सौम्य भाव का एक खोखला उपहास था। उसे अपने शरीर को छूती लपटों का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह उस नारकीय आग में बेदाग खड़ी थी। लेकिन डैमन जानता था, ये सिल्विया नहीं थी। ये वह काली आत्मा थी जो उसे नियंत्रित कर रही थी। वे काली पड़ चुकी, खाली आंखें क्रूर मनोरंजन के साथ उस पर टिकी थीं। आह, तो तुम वही डैमन हो जो हमेशा उसके दिमाग में रहता है। आत्मा ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज़ सिल्विया के कोमल स्वर और उससे कहीं अधिक भयावहता का एक भयानक मिश्रण थी। अरे अरे अरे, तुम बहुत क्रूर लड़के हो, है ना? इतनी जवान और सुरक्षित लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, जबकि वो बस दुनिया को समझना चाहती थी। वो तो बस तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक थी। डैमन का जबड़ा कस गया। वह ये पहले से ही जानता था। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जानने से भी यह आसान नहीं हुआ। आत्मा के शब्द उसके दिमाग में रेंग रहे थे, उसे ताना मार रहे थे, उसके सीने के अंदर किसी कच्चेपन को कुरेद रहे थे। उसने खुद को केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब रेमोस्लेस ने उसके विचारों में तर्क फुसफुसाया, तब भी उसकी भावनाएं शांत होने से इनकार कर रही थीं। आत्मा राशि इग्नाथ सिल्विया के होठों के माध्यम से मुस्कुराया। तो बताओ नायक, क्या तुम वीर रक्षक बनने आए हो, या अपने छोटे से दल को मौत की ओर ले जाने आए हो? डैमन की पकड़ उसके खंजरों पर मजबूत हो गई। मैं सिल्विया के लिए यहाँ हूँ, उसने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। और मैं उसे वापस ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इग्नाथ की नज़र बाकी बच्चों पर पड़ी, ज़ैंडर, लियोना, इवांगेलिन। बस बच्चों का एक समूह, जिनमें से किसी ने भी पहली कक्षा तक की तरक्की नहीं पाई थी। इसके आगे वे कुछ भी नहीं थे। सिल्विया के गले से एक दोहरी आवाज वाली चीख निकली, जो अस्वाभाविक प्रतिध्वनि के साथ हवा में गूंज उठी। ज़ैंडर ने हाथ में भाला लिए, होठों पर गुर्राहट के भाव के साथ हमला किया। आह! उसने भाला घुमाया, गुरुत्वाकर्षण का जादू हथियार में समा गया, जिससे उसका वजन और बढ़ गया। वार विनाशकारी होना चाहिए था, फिर भी इग्नाथ ने सिल्विया की नाजुक कलाई को ऊपर उठाया और बिना किसी प्रयास के उसे रोक लिया। भाले से बमुश्किल कोई खरोंच आई, बस उसकी बांह पर हल्की सी दरारें पड़ गईं। बस इतना ही। इग्नाथ हंसा। तभी सिल्विया की उंगलियों के एक झटके से उसके शरीर से काली लपटों का एक भंवर फूट पड़ा, जो घातक इरादे से ज़ैंडर की ओर दौड़ रहा था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। लेकिन इससे पहले कि आग की लपटें उस तक पहुंच पाती, डैमन के सर्वदिशात्मक तार निकलकर ज़ैंडर के कंधे में धंस गए। एक तेज खिंचाव के साथ डैमन ने उसे झटक कर दीवार की ओर फेंक दिया, ठीक उसी समय जब आग ने उस जगह को झुलसा दिया जहां वह खड़ा था। सावधान, डैमन ने झुकते हुए चेतावनी दी। उसकी लपटों को रोका नहीं जा सकता, हमारी अल्प शक्ति से भी नहीं।
इवांगेलिन ने जल्दी से सिर हिलाकर खुद को संभाला। मैं लंबी दूरी की लड़ाई और सहायता का काम संभालूंगी। लियोना आगे बढ़ी, उसके दस्ताने ऊर्जा से चटक रहे थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जिससे ऊपर घने तूफानी बादल छा गए। तूफान कॉल। हवा में कड़कती बिजली चमक रही थी और सिल्विया के शरीर पर बिजली का एक विनाशकारी झरना टूट पड़ा। पूरा युद्धक्षेत्र कांप उठा जब तूफान की प्रचंड शक्ति ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डेमन की सांस अटक गई। सिल्विया, एक चीख हवा में गूंज उठी। लेकिन तभी तूफान से एक हाथ निकला। पब फ्यूचर एड्स। नाजुक उंगलियां डेमन के गले के चारों ओर लिपटी हुई थीं। हे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, छोटे चूहे। सिल्विया की नहीं, इग्नात की पकड़ बहुत ही जबरदस्त थी। डेमन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना खंजर उसकी बांह पर तान दिया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से ब्लेड को अपनी हथेली में पकड़ लिया। इससे पहले कि वह उसे काली आग में भस्म कर पाती, लियोना दौड़ी और अपनी तेज मुट्ठियां सिल्विया की पसलियों में घुसा दीं। उसे जाने दो, दुष्ट। प्रभाव से इग्नात पीछे हट गई। उसकी पकड़ इतनी ढीली हो गई कि लियोना ने डेमन को मुक्त कर दिया। डेमन जोर से जमीन पर गिरा, खांसता हुआ लुढ़कता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसे कुछ संभलने का भी वक्त नहीं मिला था कि काली आग की एक और लहर उनकी ओर फूट पड़ी। वे अलग हो गए, लेकिन राख होने से बाल बाल बचे। उसकी त्वचा में जलन हो रही थी, मलबे के छोटे छोटे घाव बाहों पर गर्मी से फफोले पड़ रहे थे। उसने लियोना की ओर देखा, जो मानो ऊर्जा बिखेर रही थी। रुको, क्या वह युद्ध के मध्य में अधिक शक्तिशाली हो रही थी? नहीं, वो हमेशा से ही मजबूत थी। बस उसकी आभा बढ़ती जा रही थी। लड़ाई के साथ साथ वो खुद को ढाल रही थी। उसने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। डेमन, बहक मत जाना। मैं चाहती हूं कि तुम निर्दयी बनो, भावुक नहीं। वह खुद से निराश होकर जीभ चटकाने लगा। बेशक रेमोस्लेस ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि सिल्विया असल में दर्द में नहीं है, लेकिन उस पल के लिए खतरा तो था ही। और यही काफ़ी था कि उसकी भावनाएं पल भर के लिए उसकी कुशलता पर हावी हो गईं। अब कोई हिचकिचाहट नहीं। डेमन ने अपने खंजरों पर अपनी पकड़ पुनः समायोजित की। उसका रुख बदल गया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। डेमन ने खुद को ऊपर धकेला। उसकी बांह से खून रिस रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसका शरीर जलने और कटने से दर्द कर रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूती से खड़ा रखा। ठीक है, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। मैंने कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा, और मैं करूंगा। उसकी नज़र अपनी टीम पर पड़ी। वे बुरी तरह पस्त थे, फिर भी डटे हुए थे। उन्हें ये सब खत्म करना ही था। नई योजना, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। वह सिर्फ एक है और हम चार। उसकी आवाज़ तीखी और आदेशात्मक थी। एक साथ हमला करो और एक साथ पीछे हटो। सिल्विया नहीं, इग्नात उपहास किया। विकृत मुस्कुराहट ने सिल्विया के नाजुक चेहरे को कुछ राक्षसी में बदल दिया। यही तुम्हारी योजना है, बेतुकी। आत्मा की आवाज़ में तिरस्कार झलक रहा था। बाहर खड़ी लाल बालों वाली का हाल भले ही ठीक न हो, पर कम से कम उसकी चालें तो थोड़ी बहुत स्वीकार्य हैं। डेमन ने और तानों का इंतजार नहीं किया। वह आगे बढ़ा, उसकी टीम पूरी तरह तालमेल बिठाते हुए उसके पीछे चल रही थी। इवांगेलिन ने सबसे पहले कार्रवाई की और युद्ध क्षेत्र में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की चमक बिखेर दी। पूरी इमारत चमक से भर गई, जिससे इग्नात सिहर उठा और सिल्विया का चुराया हुआ शरीर अचानक चमक से पीछे हट गया। सिल्विया की हथेली सहज ही उठ गई, अपनी आंखों को ढांकते हुए। यही वो रास्ता था जिसकी उन्हें जरूरत थी। डेमन ने पहला वार किया, उसका खंजर हवा में चीरता हुआ। इग्नात बमुश्किल बच निकला, सिल्विया के शरीर को अस्वाभाविक रूप से मरोड़ते हुए। उसकी कसी हुई मुट्ठी के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह जवाबी हमला कर पाती, लियोना का गॉन्टलेट जोर से आकर गिरा। इग्नात वार से बचने के लिए ठीक समय पर लड़खड़ा कर पीछे हटी, लेकिन ज़ैंडर के भाले ने उसके पैरों को नीचे से उड़ा दिया। सिल्विया के घुटने मुड़ गए। वह गिरने वाली थी, लेकिन वह कभी जमीन पर नहीं गिरी। किसी अप्राकृतिक शक्ति ने उसे सीधा खड़ा रखा। उसकी पीठ जमीन को छूने से इनकार कर रही थी। इससे पहले कि वह संभल पाती, इवांगेलिन की मुट्ठियां उसके माथे पर जोर से लगीं, जिससे वह पत्थर से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गई। डेमन ने अपनी सांसें संभालते हुए पीछे की ओर लुढ़कते हुए सिल्विया के प्रेतग्रस्त शरीर को कांपते हुए देखा। फिर एक क्षण के लिए कुछ बदल गया। सिल्विया के मुंह से एक घुटी हुई आह निकली। उसका शरीर ऐंठ गया, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। उसके चेहरे पर एक अंधेरी, प्रेत जैसी छाया टिमटिमा रही थी। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं, छटपटा रही थीं और चीख रही थीं, मानो अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आंखें, उसकी एक गहरी आइरिस झिलमिला उठी और वापस अपने सामान्य हल्के भूरे रंग में बदल गई। डेमन का दिल बैठ गया। सिल्विया,
वह आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और उस तुरुप के पत्ते को पकड़ने की कोशिश की जिसे वह पकड़े हुए था। लेकिन वह क्षण खो गया। काली लपटें एक प्रचंड गोलाकार विस्फोट में फूट पड़ीं जिसने उसे एक बार फिर भस्म कर दिया। इसकी तीव्र शक्ति से डेमन पीछे की ओर उड़ गया। उसने खुद को स्थिर करने की बेताब कोशिश में सर्वदिशात्मक तारों को बाहर निकाल दिया, लेकिन आघात तरंगे विनाश की एक विशाल लहर की तरह उस पर टूट पड़ीं। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा, उसकी त्वचा कई जगह से फट गई। उसकी वर्दी झुलस गई थी, जले हुए कपड़े के टुकड़े उसके शरीर से बमुश्किल चिपके हुए थे। जले हुए मांस की तीखी गंध हवा में फैली हुई थी और दर्द उसकी नसों में गहराई तक चुभ रहा था। वह बहुत ही भयावह लग रहा होगा, जला हुआ, खून से लथपथ। फिर भी वह हंसा। इग्नात सीधा हुआ, सिल्विया का शरीर सिहर उठा क्योंकि आत्मा ने पूरी तरह से नियंत्रण वापस पा लिया था। उसकी आंखें एक बार फिर काली पड़ गईं। सिल्विया का कोई भी निशान उस आत्मा के नीचे दब गया जिसने उसे जकड़ रखा था। दर्द के बावजूद डेमन मुस्कुराया। तुम अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। प्रथम श्रेणी में भी वह जहाज अग्निरोधी नहीं है, अन्यथा आप हम पर शारीरिक हमला नहीं करते। इग्नात की अभिव्यक्ति जानलेवा हो गई। डेमन ने दबाव डाला, उसकी आवाज़ ब्लेड की तरह तीखी थी। तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा अत्याचारी है और सिल्विया अभी भी प्रथम श्रेणी की नहीं है। तुम अपनी लपटों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते, है ना? जब तक कि तुम अपने कीमती जहाज को जलाकर राख नहीं कर देना चाहते। इग्नात का क्रोध स्पष्ट था। डेमन सही था। जब तक आत्मा सिल्विया के शरीर को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेती, उसे पूरी तरह से मिटा नहीं देती, तब तक वह उसे नष्ट किए बिना अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस एहसास ने इग्नात की घृणा को और अधिक भड़का दिया। तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है? आत्मा की आवाज़ जहरीली हो गई। बाहर जो लाल बालों वाली है वो जल्द ही मर जाएगी। और जब वो मर जाएगी, इग्नात के होंठ एक क्रूर मुस्कान में बदल गए। मेरा प्रक्षेपण यहाँ आएगा और तुम्हें मार डालेगा। उसने अपना खंजर उठाया। ऐसा होने से पहले ही मुझे तुम्हें मार देना होगा।